खबरदार और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। संपूर्ण भारत में हम आपको दिखाएंगे देश के हर कोने की बड़ी खबर। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, हर राज्य में क्या है बड़ी खबर, देखिए संपूर्ण भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड दौरे पर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने धनबाद में मेगा रोड शो भी किया, साथ ही धनबाद के बराव अड्डा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जेएमएम का मतलब है जमकर खाओ। पहले झारखंड में कोयले के ढेर मिलते थे, अब नोट के मिलते हैं। पीएम मोदी ने आगे ये कहा कि झारखंड का विकास होगा, ये मोदी की गारंटी है। वर्तमान सरकार के पास कोई विजन नहीं है। जब से यहां जेएमएम और कांग्रेस की परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और तुष्टीकरण वाली सरकार बनी है, तब से स्थितियां बहुत बिगड़ी है। जेएमएम का मतलब हो गया है जम करके खाओ। झारखंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है। तुष्टीकरण के चलते घुसपैठ बढ़ती जा रही है और यहां जेएमएम कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए हैं। जब से पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी रहे। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में पीएम ने 7,200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण किया। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत तेज गति से आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम सभी ने मिलकर 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। देश की गरीबी, किसान, महिला और युवा ये देश की प्राथमिकता है। आज यहां पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट, उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। इनमें रेल, पोर्ट, पेट्रोलियम और जल शक्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल है। हमारा प्रयास है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे का आधुनिकीकरण उसी रफ्तार से हो जैसे देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है उनमें जाड़ग्राम सलगाजरी तीसरी लाइन से रेल परिवहन और बेहतर होगा। इससे क्षेत्र के उद्योगों और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सौंडलिया, चंपापुकुर और डानकुनी भट्टनगर बाल्टीकुटी रेल रूट, इस पर दोहरीकरण भी किया गया है। इससे उस रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बेहतर होगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट और इससे जुड़ी 3 और योजनाओं का विस्तार पर भी संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इंडी गठबंधन पर भी जमकर के निशाना साधा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन आने वाला कितना भी दबाव बना ले, लेकिन ये मोदी ना दबने वाला है ना ही हटने वाला है। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि मुफ्त अनाज की योजना मोदी चालू रखेगा ताकि गरीब के घर का चूल्हा हमेशा जलता रहे, कभी बुझे ना। कर रहे हैं मोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है, ये इंडी गठबंधन वाले उसका विरोध करते हैं या फिर उसमें अड़ंगे डालते हैं। कोरोना काल में हमने मुफ्त राशन की योजना शुरू की, लेकिन इंडी गठबंधन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। इंडी गठबंधन वाले चाहते हैं कि मुफ्त अनाज देने वाली योजना बंद कर दी जाए। आप मुझे बताइए भाई, गरीब के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए कि नहीं? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। झारखंड के दौरे पर पहुंचने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले झारखंड के सिंदरी उर्वरक संयंत्र निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने इस संयंत्र के साथ साथ कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य और राष्ट्र को 35,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी में कई रेल परियोजनाओं को भी हरी झंडी दिखाई है। तो वहीं कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र और भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही झारखंड की जेएमएम सरकार और कांग्रेस पर जमकर के निशाना साधते हुए भी नजर आए। क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। व्यवस्था के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही उत्साह भरने वाले हैं। भारत ने सारे अनुमानों से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में 8.4%, 8.4% की विकास दर हासिल करके दिखाई है। ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। जाहिराबाद से वर्तमान सांसद भीमराव बसंतराव पाटिल ने आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और पार्टी के महासचिव तरुण चुग की मौजूदगी में बीबी पाटिल बीजेपी में शामिल हुए। बीबी पाटिल पहले ही अपनी बीआरएस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और नाराजगी भी जाहिर उनकी तरफ से की गई थी। उन्होंने केसीआर को पत्र लिखकर पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्र में जाहिराबाद के लोगों की सेवा करने के लिए आभार भी व्यक्त किया था। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने आज दिल्ली विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि 2023-24 पेश किया है। आतिशी ने कहा कि यह आर्थिक सर्वे दिख रहा है कि पिछले एक साल में दिल्ली के लोगों के प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है। वहीं दिल्ली सरकार का राजस्व भी बढ़ा है। हर साल की तरह लगातार दिल्ली सरकार का बजट मुनाफे में ही रहा है।
प्लस में रहा है। ये इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है, फिस्कल सरप्लस में रहा है। ये दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे है। तो आज मैं सदन पटल पर इस इकोनॉमिक सर्वे के साथ अपना वक्तव्य इसलिए रख रही हूं कि मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार, उनके एलजी साहब ये जान लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, केजरीवाल रुकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में आज दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बंग भवन के बाहर प्रदर्शन किया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों और समर्थकों ने चाणक्यपुरी में संदेश खाली मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि वहीं अन्य जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भी 3 मूर्ति थाने के पास उन्हें हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उनकी तरफ से जो धरना प्रदर्शन है वो बढ़ गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने 75 सालों तक गरीब लोगों की तरफ देखा तक नहीं, पानी नहीं पहुंचाया, गैस नहीं पहुंचाई, उन लोगों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुविधाएं पहुंचाई है। अगर पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो राम राज्य ही होगा। देश में और पश्चिम बंगाल में भी जब बीजेपी की सरकार बनेगी वहां राम राज्य होगा। 75 साल जिन लोगों ने गरीबों के तरफ देखा नहीं, पानी नहीं पहुंचाया, गैस नहीं पहुंचाया, सिलेंडर, उन शौचालय नहीं पहुंचाया, नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया, ममता जी दीदी, और भारत सरकार के पैसे का बंदर बांट आपने किया। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, केंद्र में तो बनना तय है, और आप देख लेना रामराज ही होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक संकट के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का काम कांग्रेस पार्टी से बेहतर है। कांग्रेस में बहुत सी चीजें हैं जो अभी समझनी होगी, जाननी होगी, काम करना होगा। सांसद के तौर पर मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का बार-बार से दौरा किया है, लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की है, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी की कार्यप्रणाली हमसे लाख बेहतर है। क्योंकि अब कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफ़िकल्टीज़ है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जिसका बंटवारा मुझे बराबर हर हल्के में करना था, और क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से भी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पर्यवेक्षक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह हमारी वरिष्ठ नेता है, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी है। ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, बाकी पार्टी में सब कुछ ठीक है, छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, सब मिलजुल करके मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। दूसरे को किसी ने कहा, किसी सरकार ने कहा था कि पूछा था ये सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल था। मैंने कहा भाई वो कहीं भी किसकी मगर ये चीफ मिनिस्टर है, और बल्कि इन्होंने पूछा था कितने साल, 5 साल, मगर ये हाइपोथेटिकल सवाल है। आज के दिन चीफ मिनिस्टर यही है, उनके सवाल।
छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी है। साल 2024-25 में छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं के लिए लगभग 6 से 10 लाख छात्र पंजीकृत है। इस बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। छात्र बिना किसी दबाव के परीक्षा दें। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हाँ, डबल इंजन की सरकार है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि 4,842 करोड़ कर हस्तांतरण के रूप में मिला है और इसका उपयोग छत्तीसगढ़ के विकास में होगा और छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से भारत सरकार का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत मतलब बिना भय के परीक्षा दें, अच्छी सफलता हासिल करें, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटों पर लगभग नाम तय करने के लिए दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तरफ से कहा गया कि सूची कभी भी आ सकती है। सभी संभावित उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से केंद्रीय चुनाव समिति के साथ चर्चा हुई है। बहुत जल्द ही उम्मीदवारों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। बीजेपी जीतने वाले चेहरों को चुनावी मैदान में उतारेगी। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। आज पूरे देश कभी भी सूची आ सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति के समक्ष विस्तार से सभी प्रत्याशियों के बारे में, संभावित प्रत्याशियों के बारे में विस्तार से चर्चा हुई है और बहुत जल्दी प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय चुनाव समिति विचार करने के बाद घोषित करेगी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात राजस्थान की कर लेते हैं, जहां पर राजस्थान के डिडवाना में मेगा हाईवे के पास गौशाला में एक के बाद एक सेना के 2 चेतक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हालांकि 10 मिनट बाद दोनों ही हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी है। दावा ये किया जा रहा है कि इंजन में चिप वार्निंग के कारण से दोनों ही हेलीकॉप्टरों को नीचे उतारा गया था। बेंगलुरु के राजाजी नगर में द रामेश्वरम कैफे में धमाका हुआ है। इस दौरान हादसे में कई लोगों को चोट लगने की जानकारी मिली है। बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में रामेश्वरम कैफे में विस्फोट के बाद एक महिला समेत 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये कैफे बेंगलुरु के सबसे लोकप्रिय फूड जॉइंट्स में से एक माना जाता है। विस्फोट पर कर्नाटक के सीएम का भी बयान सामने आया है। कर्नाटक के सीएम ने कहा कि कैफे के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। पता चले कि कैफे में कोई भी बैग छोड़कर गया था और घटना के आरोपियों को सजा दी जाएगी। पूरे मामले की जांच चल रही है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। बेहद ही अहम ये मुलाकात मानी जा रही है। माना तो ये भी जा रहा है कि योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। अपना दल की तरह ही रालोद का मंत्री बनाने के अलावा ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान के साथ साथ बीजेपी में शामिल कुछ और नेताओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अयोध्या में हुए राम मंदिर निर्माण के बाद तमाम कलाकार राग सेवा में शामिल हो गए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इसके 4 दिन बाद ही 26 जनवरी से ही रामलला की राग सेवा शुरू हुई है। 48 दिनों तक रामलला का दरबार में राग सेवा चलेगी। साथ ही आपको बता दें कि जो पूर्व कांग्रेस सांसद और जानी मानी अभिनेत्री वैजयंती माला ने भी राग सेवा में हिस्सा लिया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है।
हाँ 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 हाँ। तो वहीं आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना 73वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बिहार सीएम नीतीश कुमार को ढेर सारी बधाई दी है। नीतीश कुमार को बर्थडे विश किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जन्मदिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लोगों की सेवा में उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पार्टी को लगातार उनके विधायक झटके पे झटका दे रही हैं। आज भभुआ से विधायक भरत बिंद ने पाला बदल लिया है और सत्ता पक्ष में जाकर के बैठ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भरत बिंद सम्राट चौधरी के साथ बिहार विधानसभा पहुंचे और बीजेपी में शामिल हो गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का 71वां जन्मदिन है। उन्होंने भी बड़े ही धूमधाम के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर चेन्नई में एम.के. स्टालिन ने अपने चेन्नई मरीना में करुणानिधि स्मारक पर पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि और डीएमके स्थापना को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उनके जन्मदिन पर कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश के 100 सबसे बड़े शक्तिशाली भारतीयों की सूची सामने आई है, जिसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सूची में जगह मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लिस्ट में 61वें नंबर पर नाम आया है। पिछले साल की सूची में मुख्यमंत्री धामी भारतीयों में 53वें नंबर पर थे, माफ कीजिएगा 93वें नंबर पर थे। सीएम धामी लगातार 2 बार से उत्तराखंड के सीएम हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तराखंड पुलिस ने दंगे में शामिल 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। इन महिलाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। तो वहीं इस मामले में अब्दुल मलिक के बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था अब्दुल मलिक के बेटे को। देखिए, वनपुलपुरा में जो घटना हुई है उसमें 3 एफआईआर लिखी गई थी। अब इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है और जिस तरीके से जो वहाँ पर उपद्रव करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो उनको गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पर पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया। देखिए, उत्तराखंड राजभवन में 3 दिवसीय वंश उत्सव का आगाज किया गया है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय इस आवास का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की तरफ से किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे थे। साथ ही 15 मुख्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। श्रेणी वाइज इनका आयोजन किया गया है। श्रेणी में 53 उप श्रेणी भी है, जिनमें कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। 1 मार्च से 3 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रचार वाहनों का राज्यपाल ने फ्लैग ऑफ किया था। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा, मैं कहूंगा, पर्व है और एक बात पक्की है कि उत्तराखंड सचमुच में पुष्प प्रदेश बन गया है। और यहाँ पर एक अलग बात है, हमारे फूलों के अंदर में जो दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है, वो पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। आज सबका, हर एक उत्तराखंडी का, हर एक भारतीय का उत्साह देखकर, उनका पुष्पों के साथ प्यार देखकर, उनका हनी के साथ प्यार देखकर, उनका प्रकृति के साथ प्यार देखकर बिल्कुल अलग ही एक तो वहीं चमोली में विकसित भारत संकल्प यात्रा दोशाली ब्लॉक की मंडल घाटी पहुंची है, जहां पर ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है।
लोगों से सरकार की योजनाओं के लाभ उठाने के लिए भी आह्वान किया गया है। इस अवसर पर लोगों को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ दिलाई गई है। जिला संयोजक चंडी प्रसाद ने दीप प्रज्वलित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का विजन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। देश की सभी ग्राम पंचायतों और नगरीय क्षेत्रों में भी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हर एक वंचित को योजना से जोड़ा जा सके। पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, अभी तक हम देश के 2,60,000 गाँवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम कर चुके हैं। अपने चमोली जिले में हम 610 ग्राम सभाओं तक गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को अंत्योदय, जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक पहुंचाना है। मुझे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से लाभ प्राप्त हुआ है और इस योजना के तहत मुझे जो भी मिला है उससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे मातृ वंदना का ये लाभ मिल रखा है और मैं सरकार की इस योजना से खुश। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जयपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे हैं। इस दौरान उन्होंने अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अशोक गहलोत ने बीजेपी को रिमोट कंट्रोल वाली पार्टी कहा। मैं अशोक गहलोत को चैलेंज करता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार बनी उस समय 2 महीने के काम और बीजेपी के 2 महीने के काम की अगर तुलना कर ले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रही हैं, हमने किसी को भी डराया या फिर धमकाया नहीं है। वे कांग्रेस से असंतोष होकर के बीजेपी का हाथ थाम रही है। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, मुझे लगता है कि वस्तु स्थिति को ध्यान में रख करके नहीं बोल रहे हैं। उनको बोलना है इसलिए बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं कि जब वो बने थे मुख्यमंत्री, उनके 2 महीने का उन्होंने जन घोषणा पत्र नाम दिया था, वो 2 महीने का कालखंड देख लें। और भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, इनके संकल्प पत्र की पूर्ति का ये 2 महीने का कालखंड देख लें। मैं चैलेंज करता हूं जी कि इतना काम इन 2 महीने में हुआ, ऐसे ही हो गया। सरकार मजबूत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, तब जाकर होता है ना। तो आप तो लड़ ही रहे थे ना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट साहब तो लड़ ही रहे थे। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसभा की है। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत साहब पूछ रहे हैं कि हमारी बीजेपी सरकार किस तरह चल रही है। गहलोत ने 2019 के बजट में मावली महाविद्यालय बनाने की घोषणा भी की थी और 2020 में भी घोषणा की थी, लेकिन यहाँ कोई भी विद्यालय नहीं बना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पता नहीं हो तो आपकी बजट घोषणा पढ़ लीजिए और जनता को जवाब दे दीजिए। गौरव साहब, आज आपको मैं इस मामले से और कहना चाहता हूं, आप अपना घोषणा पत्र पुराने निकाल लीजिए। आपने कितनी झूठी घोषणा की थी और आपने अमली जामा कितनों को पहनाया। ये मोदी जी की गारंटी है। आपकी गारंटी क्या है? आप कहते हैं गारंटी का सब हमसे लिया है। अरे और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।